नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जिन उपायों का ऐलान किया गया उसकी चौथी खेप में हम बात करेंगे खास तौर पे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग उपाय किए गए उनके ऊपर। हम आपको पहले ये बता दें कि अगर आप देखें कि जो हम ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी कि जो हथियार वगैरह जो है, आप उसके आयात की अगर बात करें तो एक अध्ययन है, वो अध्ययन ये बताता है कि हम सऊदी अरब के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि विश्व का जितना ज़्यादा सामान ये जो हथियार और इस तरह के सामान हैं जो भेजे जाते हैं, उसमें लगभग भारत की जो हिस्सेदारी है वो 10% के करीब है। काफ़ी बड़ी संख्या है। और अगर आप इसे रकम में करें तो एक और अध्ययन है जो ये बताता है कि 2004 से 2017 के बीच में लगभग $100 मिलियन का मतलब कि 10 करोड़ डॉलर है। और 10 करोड़ डॉलर को अगर आज के तारीख में अगर आप रुपए में करें या उन दौरान के भी करें तो भी आप समझ लीजिए कि 700-800 करोड़ रुपए के जो हैं ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आ जाते हैं। अब आप कहेंगे 700-800 करोड़ रुपए क्या होता है? देश की रक्षा तो बहुत ज़रूरी है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम उस पैसे को बचा सकते हैं? क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि ये सारे सामान हमारे यहाँ खुद उनका उत्पादन हो? जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया में केवल हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें भारी मशीन बनानी है, गाड़ियाँ बनानी है या फिर हमें फूड प्रोसेसिंग में जाना है? हम ये भी क्यों ना सोचें कि आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के मामले में क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो उसको ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ कदमों का ऐलान जो है ये चौथी खेप में किया गया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि जो विदेशी निवेश की सीमा थी वो 49 से बढ़ा करके 74% कर दी गई। हालांकि कई बार लोग ये कहते हैं कि कोई विदेशी कंपनी आपके देश में आएगी तो वो स्वदेशी कैसे हो गई? अब आप देखिए, जैसे सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, लोग कहते हैं सैमसंग तो एक कोरियाई कंपनी है, तो वो भारत में जो कुछ भी कारोबार करती है उसका फ़ायदा तो वो कोरिया में ले जाती है, तो वो स्वदेशी कैसे हो गया? उसी तरीके से मारुति को देख लीजिए, मारुति सुजुकी, जो कि सुजुकी अब जो जापान की कंपनी जो मालिक है उसकी, वो कार यहाँ बनाती है लेकिन उसका मुनाफे का एक हिस्सा वहाँ ले जाती है, तो वो कैसे स्वदेशी कंपनी हो गई? ये बहस चलती रहेगी। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी ज़मीन पर जो सामान बन रहा है उसकी जो कीमत आपको अदा करनी पड़ रही है वो रुपये में अदा करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके रुपये के ऊपर जो एक दबाव पड़ता है डॉलर का, आप ज़्यादा डॉलर लेना पड़ता है, वो दबाव आपका कम होगा और आपके रुपए की जो कीमत है, रुपए की जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। दूसरा ये होगा कि जो पैसा आप उनके मनमाने तरीके से जो कीमत वसूली जाती है उसका इस्तेमाल जो है वो आप किसी और चीज़ में कर सकते हैं। अब रक्षा में देखिए, डिफेंस सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपये उनका बजट है। 3 लाख करोड़ रुपये में बड़ी रकम जो है वो पेंशन और वेतन पे चला जाता है, तो आधुनिकीकरण की बात रहती है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आप इन माध्यमों से अगर पैसा बचा करके आप रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर खर्च करते हैं तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो एक कदम यहाँ पर ये उठाया गया है कि जो विदेशी निवेश की सीमा है वो 49 से 74 कर दी गई है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बड़े पैमाने पर न केवल पूंजी आएगी बल्कि तकनीक भी आएगा, और तकनीक जब आए यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो हमारे देश में जो सामान बनेगा उसका काफ़ी फ़ायदा होगा, और हम जो आयात करते हैं, हम जो इम्पोर्ट करते हैं, उसकी जगह पे हम एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में होंगे। दूसरी बात जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आयुध बनाती हैं, ये एक तरीके से सरकारी उपक्रम हुआ करते हैं, ये बोर्ड हैं। अब इनके कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण की बात की जा रही है। निगमीकरण का मतलब क्या हुआ? निगमीकरण का मतलब ये होगा कि ये कंपनियां अलग अलग माध्यमों से पैसा जुटा सकती हैं। ये कंपनियां अपने शेयर हम आपको भी जारी कर सकती हैं। इन कंपनियों के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होंगे। इससे इन कंपनियों के लिए पैसा जुटाने में आसानी होगी, ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा अच्छी तकनीक वो खरीद सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तकनीक बाहर से वो ले सकते हैं, और इन कंपनियों का जो प्रबंधन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन का एक फ़ायदा है। रक्षा क्षेत्र के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि वो हर साल ऐसे जो आपके
हथियार हैं या ऐसे आर्म्स एंड एमुनेशंस हैं जिनके आयात पर पाबंदी लगाई जा सकती है और उनका देश में उत्पादन शुरू हो सकता है। ये मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे रक्षा क्षेत्र का काफ़ी फ़ायदा होगा। दो और बड़ी बातें हुई हैं, जैसे कि स्पेस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, स्पेस सेक्टर में भी निजी क्षेत्र को लाने की बात कही गई है, जहां पर आप देखते हैं कि प्रक्षेपण यानी कि सैटेलाइट भेजने के मामले में भारत आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। निजी क्षेत्र भी आएंगे तो उसका भी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये स्पेस सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी यानी कि नाभिकीय जो ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, वहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो उद्यम लगाने की बात की गई है। तो ये जो चौथे खेप के उपाय थे, ये दरअसल उन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश की गई थी जहाँ पर या तो हम विदेशों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, या अभी जिनमें सरकार का ज़्यादा दखल है। तो ये दोनों ही कदम जो हैं, ये जितने भी कदम इन क्षेत्रों के लिए उठाए गए हैं, पहला तो ये है कि आयात पर निर्भरता कम हो, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, हमारे रुपए के ऊपर दबाव कम होगा, और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ पर सरकार का दखल है वो कम किया जा सके। मत भूलिए कि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है, सरकार का काम है कारोबार की मदद करना, कारोबार की सहूलियत करना। और यदि वहाँ पर बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे कि एटॉमिक है या फिर आपका स्पेस है, उन पे वो निगरानी रखें, नियंत्रण रखें, लेकिन अगर निजी क्षेत्र से मदद ली जा सकती है तो उससे आपके पास संसाधन और तकनीक, पैसे और तकनीक दोनों ही आ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।